एपिसोड 75 से 80। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मन्नत घर पहुंच चुकी थी और दादाजी को जब ये पता चला कि रुद्र ने मन्नत को जंगल में अकेले छोड़ दिया था तो वह गुस्से में आकर रुद्र को थप्पड़ मार देते हैं। अब आगे रुद्र बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था। इस समय वह अपनी लिटिल एंजल को याद कर रहा था, शायद जिससे वह तब से प्यार करता है जब से उसने उसकी जान बचाई। वह तो उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। उसके आगे उसे कोई नहीं दिखता है। हर लड़की को वह मतलबी, फरेबी और पैसों के पीछे भागने वाली गोल्ड डिगर समझता है। यही वजह थी कि मन्नत चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन वह कभी भी रुद्र का प्यार नहीं बन सकती थी। वहीं दूसरी ओर मन्नत अब थोड़ा सही महसूस कर रही थी क्योंकि उसने ट्रीटमेंट ले लिया था, जिस वजह से अब उसकी तबीयत पहले से ठीक हो गई थी। लेकिन उसे पता था कि अभी भी रुद्र उससे नफरत ही करेगा और आज जब दादाजी ने रुद्र को थप्पड़ जड़ दिया है तो शायद उसकी नफरत इस कदर बढ़ जाएगी जिसकी कोई लिमिट ना हो। लेकिन वह क्या कर सकती है, उसने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी यह सारी हरकत तो रुद्र की थी। उसी ने गलती किया था जिसकी वजह से दादाजी ने उसे थप्पड़ मारा था। अगर उसे वह इस तरह जंगल में छोड़कर ना आता तो शायद दादाजी भी उसके साथ ऐसा कुछ ना करते। वह तो मन्नत थी, लेकिन उसकी जगह आज कोई और होता तो शायद ही उस जंगल से वह कभी जिंदा लौट पाता। यही सब सोचकर मन्नत को भी अब रुद्र के लिए कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वह लड़का किसी के प्यार के काबिल नहीं है। वह जिस तरह से बिहेव करता है, अब तक में मन्नत को तो इतना पता चल गया था कि वह लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। लेकिन मन्नत को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि रुद्र किसी को अपनी जान से ज्यादा भी प्यार करता है। उसे तो यही लग रहा था कि यह लड़कियों से नफरत करता है, इसलिए वह खुद को रुद्र से बहुत ही दूर रखती थी। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। रुद्र ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया था। वह नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। वही मन्नत जो रुद्र से खुद को बचा कर रख रही थी, क्योंकि वह रुद्र से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहती थी और वैसे भी जब भी रुद्र कुछ बोलता तो उसे टॉर्चर ही करता था। वहीं एक दिन मन्नत को पता चलता है कि जिस आदमी को उसके लोगों ने पकड़ रखा है, उसने खुद को मारने की कोशिश की है। अभी तक इन लोगों ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर लिया था, लेकिन वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, जिस वजह से इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वही मन्नत अभी शांत थी, क्योंकि अभी वह कोई जल्दीबाजी में नहीं थी। वैसे भी अभी उसे छुपकर कुछ दिन तो रहना ही पड़ेगा और आज नहीं तो कल वह कितना टॉर्चर बर्दाश्त करेगा। एक ना एक दिन उसे बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब आज उसे पता चला कि उसने जान लेने की कोशिश की है तो मन्नत को लगता है कि उसके हाथों से एक बड़ा मोहरा निकल जाएगा और वह ऐसा कभी नहीं करने दे सकती थी। इस वजह से वह डिसाइड करती है कि आज वह किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलेगी। पर क्या कहकर निकलेगी, कैसे जाएगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसे आज किसी भी तरह से जाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर लुसिया, जिसने उस आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर लिया था, लेकिन वह मोटी चमड़ी का इंसान कुछ बोलने को तैयार नहीं था। वहीं मन्नत ने साफ हिदायत दी थी लुसिया को कि वह चाहे जितना टॉर्चर करे लेकिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए। इस वजह से लुसिया अभी तक शांत थी, वरना वह कब का उसे जान से मार डालती। वहीं आजकल रुद्र भी शांत था, जिस वजह से मन्नत थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी। अब मन्नत को बस किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, पर वह क्या बहाना बताए, वह क्या करें, कैसे बाहर निकले। इस समय वह यही ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उसे एहसास होता है कि रुद्र रूम में आ रहा है, तो वह रोज की तरह एक चटाई और एक ब्लैंकेट लेकर बालकनी की ओर जाने लगती है। अब उसका डेली का था। वह रुद्र के कमरे में नहीं सोती थी। वह हमेशा ब्लैंकेट और चटाई लेकर बालकनी में चली जाती थी और वहीं पर बिछाकर सो जाया करती थी। उसे किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए था। वहीं रुद्र भी यह सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। वैसे तो उसे इस बात की चुल मची हुई थी
कि इस समय वह लड़की इतनी शांत क्यों है और वह हर रोज उसके आने से पहले ही चली जाती थी, जिस वजह से उसे परेशान करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी भी वह कुछ बड़ा सोच रहा था, उसे किस तरह से परेशान किया जाए। बस उसके दिमाग में यही चलता था, क्योंकि वह मन्नत की खामोशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे यही लगता था कि वह लड़की उसे परेशान करने के लिए ऐसा करती है, जो खामोशी से अपनी जगह पर लेटी हुई थी। उसे अचानक से ख्याल आता है, क्यों ना वह घर में सभी को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने के बहाने से बाहर जाने के लिए तैयार करें। वैसे भी दादाजी को उसकी असलियत पता थी, इसलिए दादाजी इस बात पर उसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे और उसे जाने के लिए मना भी नहीं करेंगे। वैसे भी जब से वह यहाँ आई है तब से ना तो उसने कभी कुछ दादाजी से मांगा और ना ही अपनी कोई डिमांड रखी थी, जिस वजह से उसे पता था कि दादाजी उसकी बातों को मान जाएंगे। और वैसे भी दादाजी तो उसकी सच्चाई से पहले ही वाकिफ हैं। बस इन घर वालों के नजरिए में वह ना आए, यही सब सोचकर वह आराम से सो जाती है। वहीं रुद्र को उसके कमरे में नींद नहीं लग रही थी, जिस वजह से वह थोड़ा बालकनी की ओर आ जाता है। जब उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है तो ये देखकर उसका खून खल जाता है। ये लड़की कैसे इतनी आराम से सो सकती है? मेरा सुख चैन, मेरा नींद उड़ाकर ये आराम से सो रही है। उसे इस वक्त मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह उसके इस आराम को आराम में बदल देगा। वह उसकी जिंदगी को खेल बना देगा। आखिर में वह कैसे उसके सामने ऐसे आराम कर सकती है और वह बस उसे बैठकर देखता रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला वह उसे बिना टॉर्चर करे कैसे मान सकता है? रुद्र के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब उसने डिसाइड किया था कि वह सुबह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। तभी उसके मन में कोई प्लान आता है। अब बस सुबह का इंतजार था, बाकी वह अपने प्लान को तो सुबह ही पूरा करेगा। ये सोचकर अब वह भी जाकर गेट पर लेट जाता है। अब उसे अच्छे से नींद आने वाली थी, क्योंकि उसके दिमाग में खुराफात जो शुरू हो गया था। वहीं इन सब बातों से अनजान बेचारी मन्नत अपने काम को अंजाम देने का प्लान बना रही थी। और सुबह होता है। तभी मन्नत के ऊपर सुबह की रोशनी पड़ती है। ठंड से कोस की एक परत मन्नत के ब्लैंकेट पर पड़ी हुई थी, लेकिन इस सब से मन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी नजरें उठाकर अपने बिस्तर की ओर देखती है, जो पानी के एक परत से पूरी तरह भीगी हुई थी। वह थोड़ी देर उसे ध्यान से देखती है। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ सोच रही हो, लेकिन क्या सोच रही है, यह उसकी आंखों से देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कुछ देर अपनी सुनी आंखों से इसी तरह देखने के बाद वह अपनी जगह से उठ जाती है। चिड़ियों की चहचहाट इस समय उसके मन को सुकून पहुंचा रहा था। वह हर रोज की तरह अपने बिस्तर को वही एक किनारे सूखने के लिए रख देती है और फिर उठकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनकर बाहर आती है और फिर बिना एक बार भी रुद्र की ओर देखे उस रूम से चली जाती है। वही रुद्र जो तब तक उठ चुका था और सिर्फ सोने का बहाना कर रहा था। उसकी नजर जैसे ही मन्नत पर पड़ी थी, वो तो बस उसे देखता ही रह गया था। इस समय उसे मन्नत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब मन्नत ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और रूम से बाहर चली गई, ये देखकर उसके जबड़े भी जाते हैं। गुस्से में उसका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो गया था। वह अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद करते हुए कहता है, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, यह मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है। लगता है कुछ दिनों से मेरे शांत होने पर इसने अपने आप को यहाँ की मालकिन समझ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता है ये सपने कितनी जल्दी टूटने वाले हैं। मैं उसे इस तरह से बर्बाद करूंगा कि वह जिंदगी भर मेरे नाम से खौफ खाती फिरेगी। ये सब सोचकर वह अपने बिस्तर से उठ जाता है और खुद ही बाथरूम में जाकर फ्रेश होने चला जाता है। वही मन्नत जैसे ही नीचे आती है तो देखती है दादी दादा और रुद्र के मम्मी पापा वहां बैठे हुए थे।
वही दादाजी की नजर जब मन्नत पर पड़ती है तो वह प्यार से उसे देखते हुए बोलते हैं, अरे बच्चा तुम उठ गई, आओ आओ मेरे पास बैठो। इतना कहकर वह अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। वही उन्हें ऐसा करता देखकर रुद्र के मम्मी पापा को समझ नहीं आता, दादाजी इस लड़की को इतना ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं। जिस तरह से दादाजी बोलते थे मन्नत के लिए, उस तरह से कोई भी इंसान देखकर यह समझ सकता था कि उनके मन में मन्नत के लिए कितनी ज्यादा सम्मान और इज्जत है। ये चीज उन लोगों को भी पसंद नहीं आती थी। दादाजी हमेशा सबके साथ बहुत ही कड़क व्यवहार करते थे, जिस वजह से उन लोगों ने कभी भी दादा को इतना ज्यादा कूल होते हुए नहीं देखा था। पर उन्हें क्या पता था कि दादाजी मन्नत के साथ ऐसा क्यों करते थे। शायद वह भी मन्नत की आइडेंटिटी जानते तो वह भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करते, लेकिन अफसोस तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वही मेनका जी और दादी जी अपने पिताजी को ध्यान से देख रहे थे। वही मन्नत दादाजी के बगल में जाकर बैठ जाती है। दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा अब तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब मन्नत अपना सर सिर्फ हाँ में हिला देती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। ये देखकर राजीव जी का मुंह बन जाता है, क्या इस लड़की को इतना भी तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें किस तरह से जवाब दिया जाए, हद होती है। वही दादाजी मुस्कुरा कर बोलते हैं, अच्छी बात है बच्चा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, नहीं तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। वही अभी भी अपने पापा को इतना ज्यादा नॉर्मल देखकर राजीव जी को समझ नहीं आता है कि अगर इस लड़की की जगह पर अभी कोई और होता तो उसके पिताजी का रवैया कैसा होता। वह उसे अच्छे से पता था। वह उस इंसान को पता नहीं अब तक क्या कुछ सुना चुके होते और मैनर का एक लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा चुके होते, लेकिन देखो तो इस लड़की के लिए उन्होंने एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा। तभी सोनाली जी चहकते हुए किचन से आती हैं। उनकी नजर मन्नत पर पड़ती है। इस वक्त सोनाली जी अपने हाथों में कॉफी का एक ट्रे लिया हुआ था। वह सभी के लिए कॉफी बनाने गई हुई थी। वह जैसे ही मन्नत को देखती है तो बड़ी सी मुस्कान लेकर बोलती हैं, अरे तुम उठ गई, चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हें उठाने जाने वाली ही थी। वही सोनाली जी की बातों को सुनकर दादाजी अपनी आंखें छोटी कर अपनी बहू को देखने लगते हैं। भला वह क्यों उठाने जाने वाली थी। तभी सोनाली जी बोलती है, अरे आज वो पहली रसोई का रस्म है ना, फिलहाल ये रस्म तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार मन्नत के साथ ऐसा हादसा हो जाता था जिस वजह से यह रस्म पूरी नहीं हुई। वही यह कहते वक्त उनका चेहरा लटक जाता है। सच ही तो बात थी, बहू तो आए पूरे 5 दिन होने वाले थे, लेकिन रस्म के नाम पर कुछ भी नहीं निभाया गया था। वही मेनका जी को भी लगता है कि सोनाली की बातें बिल्कुल सही है। मन्नत की अभी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। उन लोगों ने पहले सोचा भी था, लेकिन जिस तरीके से उसकी तबीयत थी वह लोग उससे इस तरह नहीं बोल सकते थे और दादाजी ने साफ ही मना कर दिया था कि अभी मन्नत को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन जब आज मन्नत सही है तो वह पहली रसोई की रस्म तो कर ही सकती है। वही मन्नत ये सुनती है, एक बार अफसोस से अपना सर हिला देती है, क्योंकि आज उसे अपने इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था। लेकिन अब वह इस रसोई की रसोई में फंस कर जाएगी, फिर पता नहीं उसके पास कितना वक्त बचेगा। लेकिन अब वह इस घर की बहू है और उसने दादाजी से प्रॉमिस लिया है कि वह अपने बहू होने का फर्ज निभाएगी, तो उसे यह करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर टाइम बचेगा तब वह चली जाएगी। यही सब सोचकर वह शांत हो जाती है और सोनाली जी की तरफ देखने लगती है। वही उसे इस तरफ देखता देखकर सोनाली जी समझ जाती है कि उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। तो वह बोलती है कि बच्चा, क्या तुम आज पहली रसोई की रस्म करने के लिए तैयार हो। धीरे से अपना सर हाँ में मिला देती है। तब घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम ये रस्मों को मान तो रही हैं। फिर तभी मेनका जी पूछती है, क्या तुम्हें कुछ बनाना आता है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे।
तब अन्ना बोलती है कि नहीं, मुझे सब कुछ बनाना आता है। उसकी बातों को सुनकर अब सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। चलो, कम से कम बहू ऐसी मिली है कि उसे बनाना तो आता है, वरना मेनका जी और सोनाली जी जब इस घर की बहू बनी थी तो उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता था। वह अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली बेटी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी किचन के दर्शन ही नहीं किए थे। वहीं अचानक से सोनाली जी बोल पड़ती हैं, चलो अच्छी बात है, गरीब घर की लड़की लाने से एक फायदा तो हुआ, उसे सारे काम आते हैं। तभी सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वहीं जैसे ही सोनाली जी को एहसास होता है कि फ्लो में वह क्या बोल गई, तो तुरंत वह अपने दांतों तले अपने जीभ को दबा लेती है और कहती है, सॉरी, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मेरे तो बस ये कहने का मतलब था कि वह लोग स्ट्रगल बहुत ज्यादा की होती हैं। इस वजह से वह हम सबसे ज्यादा तेज तर्रार होती हैं और उन्हें दुनियादारी की बहुत समझ होती है। वह ये सब लड़खड़ाते हुए बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने बात को छिपाने के लिए वह मन्नत की झूठी बड़ाई कर रही हो। वहीं मन्नत को इस सब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दादाजी अपनी बहू को घूर कर देख रहे थे। पागल लड़की, इसे गरीब कह रही है, क्या करूं मैं इस पागल का। लेकिन वह भी कुछ नहीं कहते। वह मन्नत की ओर ध्यान से देखने लगते हैं तो उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल नॉर्मल था। वह समझ जाते हैं कि उनकी यह पोती, शायद इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से तो यह इतनी शांत रहती है। ना तो कभी पलटकर जवाब देना चाहती है और न ही कभी कुछ कहती है। शायद इसे ये सब करना बोरिंग लगता है। ये बहुत ही आलसी है। ये सोचकर वो भी अपना सर नाम में हिला देते हैं। वहीं सोनाली जी मन्नत को लेकर किचन में चली जाती हैं। तभी मेनका जी भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। अभी तक घर के सभी लोग धीरे धीरे उठकर हाल में आ चुके थे। जैसे ही खुशी को पता चलता है कि आज भाभी की भली रसोई है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में बोलती है, अरे वाह, आज तो हम भाभी के हाथों का खाना खाएंगे। तभी कुछ जो अभी अभी आया था वह बोलता है, इतना खुश होने की क्या जरूरत है, पता नहीं उस लड़की को खाना बनाने का तरीका भी पता है कि नहीं है। पता चला खाना के जगह कुछ ऐसा खिला दिया कि हम बिस्तर पर ही पड़ गए। वहीं उसकी बातों को सुनकर दादाजी उसे डांटते हुए बोलते हैं, वह किस तरीके से बात कर रहे हो, वह तुम्हारी भाभी है और वह तुमसे बड़ी है, इसलिए आज के बाद से अपनी जुबान पर लगाम देकर बात करना। मैं उस बच्ची के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहूंगा। वही दादाजी यह शब्द इतने कड़े शब्दों में बोले थे जिससे एक बार कुछ भी डर जाता है। वही बाकी खड़े सभी लोग दादाजी की ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर में दादाजी जब बात मन्नत की आती है तो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाते हैं। आखिर में मन्नत का और दादाजी का क्या रिलेशन है। राजीव जी और विजय जी यह सब दादाजी को देखते हुए बड़े ही ध्यान से सोच रहे थे। उन्हें सच में नहीं यकीन हो रहा था कि यह उनके ही पिताजी हैं जो कभी किसी की बातों को नहीं सुनते हैं और मन्नत के लिए हमेशा उसका पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह अपना सर हिला देते हैं क्योंकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उनके पिताजी यही चाहते हैं तो यही होगा। तभी वह भी अपने सारे बच्चों को आंख दिखाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से पापा जी ने जैसा बोला है तुम लोग बिल्कुल वैसा करोगे। मैं तुम्हारी दोबारा शिकायत ना सुनूं। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग अपना सर हाँ में हिला देते हैं। अब जैसे ही अक्षत आया था उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन बेवजह दांत पड़ गई। इस वजह से उसे अब मन्नत से चिढ़ होने लगती है। ये लड़की जब से आई है तब से दादाजी की चहेती बनकर बैठ गई है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये हम सब की लाइमलाइट चुरा लेगी और इस घर पर राज करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस समय अक्षर भी यही सब सोच रहा था। अब तक 1 घंटे बीत चुके थे। लगभग सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। तभी सोनाली जी कहती हैं, मन्नत तुम अब चेक कर लो।
और हाँ, दाल में अच्छे से हींग वाला तड़का मार देना, क्योंकि सबको वह बहुत ही पसंद है। वह खाने में बहुत कुछ बना था जिसकी खुशबू बाहर तक फैल रही थी, और यह खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि सबके मुंह में पानी आ रहा था। सोनाली जी कहती हैं कि बेटा तुम सब चेक कर लो, एक बार मैं जाऊं, सबको बुला रहा हूँ, फिर उसके बाद हम खाना टेबल पर लगा देते हैं। इतना कहकर वह 2 बाउल अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती हैं और उसे टेबल पर रखकर हॉल में सबको बुलाने के लिए चली जाती हैं। वहीं वहां हॉल में बैठकर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वही रुद्र जो अभी अभी सीढ़ियों से उतर रहा था। जैसे ही सोनाली जी की बात सुनता है तो उसके होठों पर एक देवी मुस्कान आ जाती है। वह किचन की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वहां मेनका जी आ जाती हैं। वह जैसे ही रुद्र को देखती हैं तो बोलती हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या कुछ लेना है? अगर लेना है तो बताओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। वही मेनका जी की बात को सुनकर रुद्र का पूरा प्लान खराब हो गया था। वह तुरंत ही बोलता है, नहीं मॉम, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी, वो तो बस मैं ऐसे ही चाची को देखने जा रहा था। तो मेटा जी बोलती हैं, अरे सोनाली तो खाल में है, फिलहाल चलो कोई बात नहीं, अब आए हो तो आप खाना खा लो, क्योंकि सभी लोग खाना खाने ही आ रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर रुद्र हाँ बोलता है और खाने की ओर जाने लगता है। फिलहाल आज तक रुद्र कभी इन लोगों के साथ नहीं खाता था, लेकिन आज उसे जाता हुआ देखकर सोनाली जी को और मेनका जी को आश्चर्य होता है। वह कैसे एक बार भी बोलने में चला गया, उन्हें समझ नहीं आता, तो वह सोचते हैं शायद यह उसकी शादी का कमाल है। अगर उन्हें पता चलता कि वह ऐसे बदल जाएगा तो वह लोग पहले ही उसकी शादी करा देते। चलो कोई बात नहीं, देर आए पुरुष आए, ये सब सोचकर उन दोनों के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट छा जाती है। अगर वह बदल रहा है तो यह अच्छी ही बात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रुद्र के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तभी रुद्र अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, जो हमेशा से उसके लिए छोड़ी जाती थी। जैसे ही सभी लोग हाल में आते हैं तो यह नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उनके साथ खाना खाएगा। वही दादाजी जब ये देखते हैं तो उन्हें भी खुशी मिलती है। उन्हें लगता है शायद रुद्र सुधर गया है और उस दिन एक थप्पड़ ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। लेकिन दादाजी को नहीं पता था कि उस एक थप्पड़ ने रुद्र के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जिससे वह मन्नत से हद से ज्यादा नफरत करने लगा था। लेकिन ये चीज वह किसी के सामने दिखा नहीं सकता था। वही दादाजी भी बड़े खुशी के साथ जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मेनका जी और सोनाली जी सबको खाना सर्व करना शुरू कर देती हैं। अब तक मन्नत भी आ गई थी। वही मन्नत एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। तब दादाजी बोलते हैं, अरे बच्चा तुम साइड में क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी हमारे घर बैठ के खाओ। हमारा घर उन डिफिकल्ट रीति रिवाज वाले घरों जैसा नहीं है, जहाँ बहू सबके साथ खाना नहीं खा सकती है, इसलिए तुम ये कभी मत सोचना और आओ। इतना कहकर वह उन्हें रुद्र के साइड बैठने का इशारा करते हैं। वही मन्नत रुद्र के साइड जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह शैतान कभी नहीं बदल सकता है। अगर वह उसके साइड जाएगी तो वह जरूर कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगा ही। लेकिन दादाजी के बार बार भूख की वजह से वह शांति से जाकर बैठ जाती है। उसे लगता है शायद यहाँ सब लोग हैं तो वह ऐसी कोई नौटंकी ना करे, लेकिन अगर कुछ ना करे तो वह रुद्र सिन्हानिया कहाँ। वह जैसे ही उसे अपनी साइड बैठते हुए देखता है तो उसका खून खौल जाता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यह गांव की गंवार लड़की उसके साइड में बैठे। उसके साइड में बैठने की हिम्मत तो बड़े बड़े लोग भी नहीं करते हैं, पर इस 2 टके की लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके साइड में बैठने की? यह सोचते हुए गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां बंद थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था। लेकिन इस वक्त उसने अपना सर झुका रखा था, इस वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग अब खाना शुरू करते हैं।
जैसे ही वह लोग पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो संतुष्टि से उनकी आंखें बंद हो जाती है। उन्हें खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल शेफ ने बनाया हो। ये कहते हुए खुशी अपनी जगह से उछलने लगती है। तभी दादाजी उसे आंख दिखाते हुए कहते हैं, शांत से बैठ जाओ, और वैसे भी खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये कहकर वह प्यार से मन्नत की ओर देखने लगते हैं। वही मन्नत दादाजी के ये कहने पर बस हल्का सा फीका सा मुस्कुराहट दे देती है। ऐसे लग रहा था जैसे इस हल्की मुस्कान के पीछे भी उसे अपने होठों में बहुत जोर देना पड़ा था, वरना उसके होठ ऐसे थे जो कभी मुस्कुराते ही नहीं थे, और जब मुस्कुराते थे तब बस कयामत आती थी, किसी ना किसी की सामत आती थी। वह बस एक डेविल मुस्कान के लिए उसके होंठ बने हुए थे, वरना उसके होठ खुशी से कभी नहीं मुस्कुराते थे। वही सभी लोग मन्नत को की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि सच में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ना चाहते हुए भी अक्षत, कार्तिक और उसको भी तारीफ करनी पड़ी। वैसे खाना तो वाकई में अच्छा बना था, पर उनका तारीफ करने का कोई मन नहीं था। लेकिन रुद्र, उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकलता। दादाजी रुद्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें लगा कि शायद रुद्र कुछ बोले, लेकिन रुद्र तो रुद्र है। वह भला ऐसे कैसे किसी की तारीफ कर सकता था। दादाजी को भी समझ में आ जाता है कि यह लड़का कभी भी नहीं बदलने वाला है। वह शांति से अपना सर हिला देते हैं और अपना पूरा फोकस खाने में लगा देते हैं, क्योंकि सच में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और इस वजह से दादाजी अपना खाना तो नहीं छोड़ सकते कि उनका पोता कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। उन्हें उनके पोते के कम्प्लीमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए वह भी बस जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहे थे। तभी मन्नत सभी को गाजर का हलवा देती है। जब सब लोग मीठे का स्वाद चखते हैं तो बस उनकी आंखें खुशी के मारे बंद हो जाती है। वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी गाजर का हलवा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि इसे बहुत ही मेहनत से बनाया गया हो। लेकिन मन्नत ने इसे काफी जल्दी तैयार किया था, क्योंकि मन्नत हमेशा अकेले रही थी, इसलिए उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से आता था। इस वजह से वह खाना बहुत जल्दी बना लेती थी, और मन्नत ने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा था। वह छोटी थी, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वह अपनी माँ के लिए तरह तरह के टेस्टी और हेल्दी व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी, जिससे उसे लगता था कि इससे उसकी माँ की लंबी आयु होगी और वह अपनी माँ के साथ ज्यादा दिनों तक रह सकेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसकी माँ को भगवान अपने पास बुला लेंगे। वह दुख आज तक मन्नत नहीं भूल पाई थी, और वह काली रात जब उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिस वजह से मन्नत रातों को भी सुकून से नहीं सो पाती थी, वहीं उसे इस वक्त अपनी माँ की याद आ जाती है। वह जब भी खाना बनाती थी तो उसकी माँ उसकी बहुत सारी तारीफ करती थी। तारीफ करते हुए उनके मुंह नहीं थकते थे। ये सब सोचकर वह एकदम शांत पड़ जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से इस जगह से गायब हो चुकी है। उन्हें उसे अब किसी की आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी रुद्र मन्नत को अपने पास दाल का गरम गरम बाउल पकड़ाने को कहता है, लेकिन मन्नत जो अपने ख्यालों में डूबी थी, वह उसकी बातों को नहीं सुनती, जिस वजह से रुद्र को अपनी बहुत ही इंसल्ट फील होती है। उसे इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह यही मन्नत को सबके सामने परेशान करने का प्लान बना लेता है। वह तुरंत अपनी जगह से उठकर दाल का बाउल को लेने के लिए अपने हाथ बढ़ा देता है। इस वक्त वह बाउल दूसरी साइड रखा था, जिसे रुद्र थोड़ा झुककर उठा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाउल को लेकर अपने समीप आता है, अचानक से लड़खड़ाने की एक्टिंग करता है और सारा का सारा बाउल में भरा दाल मन्नत के ऊपर पलट देता है। वह दाल बहुत ही ज्यादा गर्म था, जो मन्नत के हाथ में पूरी तरह से गिर जाता है, जिससे उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है, और जो मन्नत अभी तक अपने सपने में खोई हुई थी वह पूरी तरह से होश में आ जाती है।
उसे तो पता भी नहीं चला कि अचानक उसके साथ क्या हो गया और कैसे ये सबके सामने उसके ऊपर ये दाल गिरा सकता है। उसे इस वक्त अपने हाथों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वहीं रुद्र तीखी नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कान किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाती है और वह अफसोस जताते हुए बोलता है कि अरे गलती से मेरा पैर लड़खड़ा गया, जिस वजह से यह हो गया। वहीं दादाजी गुस्से में रुद्र की ओर घूरते हैं और उसे डांटते हुए बोलते हैं, ये क्या हरकत है, आखिर में तुमने ये क्या किया, और ऐसे कैसे तुम्हारा पैर लड़खड़ा सकता है। वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है। वैसे भी जब से यह बच्ची आई है, तुम उसे परेशान करने की कोई मौका नहीं छोड़ते हो। तब रुद्र गुस्से में बोलता है कि बस आप लोगों को तो मैं खराब ही नजर आता हूँ। अब वह गलती से हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर वह वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वहीं मन्नत का हाथ, जिसमें अब तक बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे क्योंकि दाल बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जो उसके हाथों पे बुरी तरह से चिपक गई थी। तभी अक्षत जल्दी से आगे बढ़कर मन्नत का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बेसिन के आगे करता है, जिससे नल के पानी से उसके हाथों में लगी दाल धीरे धीरे कर छूटने लगती है। अब तक उसका हाथ पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और उस पर फफोले पड़ चुके थे। अभी भी दाल की एक पतली परत हाथ में लगी हुई थी, जिसे हाथों से अब छुड़ाया नहीं जा सकता था क्योंकि फफोले बहुत ही नाजुक थे। अगर वह रगड़ कर उसे छुड़ाता तो वह फूट जाता और फिर तकलीफ और ज्यादा होती। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वहीं वह एक नजर अपनी साइड मुड़कर मन्नत के चेहरे को देखता है, जिसमें अभी भी उसे उतनी ही शांति नजर आ रही थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। एक पल के लिए तो वह उसके आंखों के आंसू को देखकर ठिठक जाता है। उसके आंखों के आंसू ऐसा एहसास दिला रहे थे जैसे मानो समंदर की लहरें उफान में हो, और बस एक भयानक तबाही लेकर बहुत ही जोरदार वह उफान मारते हुए अपने बॉर्डर लाइन से बाहर आ जाएगी और बहुत कुछ बहाकर ले जाएगी। लेकिन बहुत देर तक देखने के बावजूद उसकी वह डब्बाई आंखें, उसमें से एक बूंद भी आंसू के नीचे नहीं गिरती है। अक्षत को ये देखकर आश्चर्य होता है कि कोई कैसे ऐसे अपने आंसू को रोक सकता है। अगर उसका हाथ जलता तो वह एक आदमी होकर भी बहुत ज्यादा रोने लगता, और भले ही वह मुंह से आवाज ना निकालता, लेकिन आंसू तो उसकी आंखों से जरूर निकल जाते। फिर ये लड़की क्या है? क्या भाई सही सोच रहे थे? यह कोई एजेंट तो नहीं है, किसी के द्वारा भेजी गई कोई जासूस तो नहीं है जो हमारी फैमिली में घुसकर हमें बर्बाद करने आई है। लेकिन वह अभी भी ध्यान से देख सकता था कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा मासूम थी। उसका चेहरा, जिसे देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि वह कितनी मासूम है। छल कपट जैसा चीज तो उसके चेहरे और उसकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। अक्षत पूरी तरह से कंफ्यूज था। तभी मन्नत अपना हाथ, जो अभी अक्षत के हाथों में था, जिसे वह पकड़कर अभी पानी के नीचे किए हुए था, उससे छुड़ाती है और धीरे से रूम से बाहर यानी किचन से बाहर निकल जाती है। वह धीरे धीरे कर अपने कदम रख रही थी क्योंकि इस वक्त उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसका पूरा सर चकरा रहा था। वैसे भी पहले से ही वह कमजोर थी और अभी तक उसने खाना नहीं खाया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। वहीं इस घर के सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कोई क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबकी जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ था। वह बस अपनी आंखें फाड़े सब कुछ देख रहे थे। वही खुशी, जो मन्नत के हाथों को देखकर उससे भी ज्यादा जोर से चीखी थी। उसकी आंखों से तो झरझर कर आंसू बह रहे थे। वह मन्नत के हाथों को देख रही थी, जिसमें बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था मन्नत के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। दादाजी के गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह अच्छे से समझ चुके थे कि रुद्र ने जानबूझकर यह किया है। दादाजी की नजर मन्नत की प्लेट की ओर जाती है,
जिसमें से मन्नत ने अभी तक एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था। ये देखकर दादाजी की आंखें दर्द से बंद हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या कहें। आज इतने दिन हो गया पर अभी तक उस बच्ची ने सुकून से 2 पल खाना भी नहीं खाया होगा। इतने बड़े आदमी होने का उनका क्या फायदा, जब वह एक मासूम सी बच्ची को अपने घर में खाना तक सुकून से नहीं दे पा रहे हैं। ये सब सोचकर उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। इस वक्त उनका मन कर रहा था कि वह रुद्र को एक अच्छा सबक सिखाएं, लेकिन वह अच्छे से जानते थे, अगर वह रुद्र को कुछ कहेंगे तो वह फिर से कुछ ऐसी हरकत करेगा जिसमें तकलीफ सिर्फ मन्नत को होगी। यही सब सोचकर वह खामोश हो जाते हैं। वही मन्नत जो अपने रूम में चली जाती है। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल ही खाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो रहा हो। वह बिल्कुल शांत थी और बस एकटक सामने की ओर देखते हुए जा रही थी। वहीं साइड में खड़ा रुद्र यह सब देख रहा था। वह हैरान था, परेशान था ये सोचकर कि इतना जलने के बावजूद इस लड़की के मुंह से जबान क्यों नहीं निकली। अभी तक इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को हिला चुकी होती, और ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, जिसके न तो आंखों से आंसू बह रहा है और न ही मुंह से कोई जबान निकली। क्या ये जैसी दिख रही है वह वैसी है, या इसके पीछे कोई दूसरी बात है और दादाजी ने अचानक से इसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया, लेकिन मैंने इसके बारे में अच्छे से पता लगाया था। ये बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार और सीधी सादी लड़की है जो गांव से बिलोंग करती है, तो फिर इतना ज्यादा यह अजीब क्यों लगती है। कभी कभी तो मुझे इसे देखकर अजीब सी फीलिंग आती है। ये सब सोचते हुए रुद्र बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वही मन्नत अपने रूम में चली जाती है और सीधे जाकर बालकनी में अपनी बिछी हुई चटाई पर अपने पैर फैलाकर दीवार से टेक लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और इसके बाद ही वह बेहोश हो जाती है। ये बात किसी को पता नहीं चलती। वही धीरे धीरे कर रुद्र रूम में आता है। वह अपनी नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखता है तो उसे कोई नहीं नजर आता। फिर वह जाकर धीरे से बाथरूम में झांकता है, वहां भी कोई नहीं था। फिर वह क्लोजेट रूम में देखता है, वहां भी कोई नहीं था। तो वह सोचता है कि आखिर में यह पागल लड़की गई कहां। ये सब सोचते हुए उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अगले ही पल वह समझ जाता है कि वह लड़की कहां होगी। वह धीरे धीरे कर अपने कदमों को उस ओर बढ़ा देता है। जब बालकनी में वह पहुंचता है तो जहां मन्नत सोती थी उसकी नजर सीधे वहां जाती है, तो वह देखता है कि वह कैसे अपनी जगह पर आराम से लेटी हुई है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या यह इतनी शांत रह सकती है, और क्यों इतनी शांत है। वह गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे बोलता है, तुम कौन हो? सही सही मुझे बताओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगा। वह इस तरह से 2 से 3 बार बोलता है, लेकिन वह जब देखता है कि मन्नत उसके बातों का कोई रिस्पांस नहीं कर रही है और ना ही उसे पलटकर कोई जवाब दे रही है, तो इसे इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उसे जाकर अपने पैरों से धीरे से हिलाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, मन्नत दूसरी तरफ लुढ़क जाती है। ये देखकर उसे आश्चर्य होता है। वह तुरंत ही अपनी जगह पर बैठता है और उसका गाल थपथपाने लगता है। हिलो, उठो उठो ए लड़की, तुम ऐसे कैसे नौटंकी कर सकती हो? तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने हैं तो मत दो, पर इस तरह की घटिया चाल मत चलो। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि वह बेहोश हो गई है। ये देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है। क्या सच में उसे बहुत ज्यादा चोट आई है? उसने तो दाल गिरा दिया था, पर एक बार भी पलटकर नहीं देखा था कि उसे कितनी चोट आई है। तभी उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है जिसमें बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे। देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरे ही पल उसका मन धिक्कारने लगता है कि तू कैसा हो गया है? तू कब से जानवर बन गया है? वह लड़की जब से आई है,
उसने तुझे एक बार भी परेशान किया या एक बार भी तुझसे कुछ कहा या कुछ मांगा? तू उसे क्यों इस तरह से परेशान करता है? क्या तेरे अंदर इंसानियत नहीं है? ये सब सोचते हुए उसे खुद पर अफसोस होने लगता है कि वह कब से ऐसा बन गया है। क्या वह वही रुद्र सिंघानिया है जो लोगों के साथ इंसाफ करता है और आज वह अपनी पत्नी के साथ कैसा कर रहा है? ये सब सोचकर उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत ही अपने रूम में जाता है और फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आता है। फिर उसके हाथों में मरहम लगाता है। इस वक्त उसे मरहम लगाते हुए उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। उसका इस तरह से जला हुआ हाथ देखकर कोई कठोर दिल का इंसान भी पिघल जाए। वहीं रुद्र को भी एहसास हो रहा था। वहीं इस हादसे के बाद घर में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस वजह से सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जिन्हें घर से बाहर जाना था वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जिन्हें जो काम करना था वह काम करने में लग जाते हैं। लेकिन वह घर में अब बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं क्योंकि इस समय घर का माहौल बहुत ही अजीब हो चुका था। थोड़ी देर में रुद्र ने डॉक्टर को बुला लिया था और डॉक्टर आकर मन्नत का चेकअप कर रहा था। उसने मन्नत को इंजेक्शन लगा दिया था और कुछ दवाएं भी लिख दी थी। हाथों में अच्छे से मरहम भी लगा दिया था, लेकिन अभी तक मन्नत को होश नहीं आया था। तभी रुद्र पूछता है, इस लड़की को होश क्यों नहीं आया? तभी वह डॉक्टर जो लेडीज थी वह बताती है कि शायद इन्हें इतना ज्यादा पेन हुआ कि उसे दर्द को बर्दाश्त करने की वजह से यह ऐसा हो गया। लेकिन डोंट वरी, ये खतरे से बिल्कुल बाहर हैं और कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। उसकी बातों को सुनकर रुद्र थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर डॉक्टर के हाथों से पर्ची लेकर उसे जाने का इशारा करता है। थोड़ी ही देर में वह उस पर्ची की फोटो खींचकर अपने सेक्रेटरी को भेज देता है और दवा लाने को कहता है। अब रुद्र मन्नत के सामने बैठ गया था और उसे ध्यान से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लड़की क्या चाहती है। अब तक इतना टॉर्चर उसने किसी और को किया होता तो वह उसे छोड़कर भाग गई होती या फिर वह उससे लड़ती झगड़ती और उस पर केस कर देती। कुछ तो ऐसा करती जिससे उसे भी तकलीफ होती। लेकिन ये कैसी लड़की है जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है? तभी उसके मन में दोबारा ख्याल आता है। दूसरे ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं ये सब इसके प्लान का हिस्सा तो नहीं है। इस तरीके से यह सभी की सहानुभूति तो नहीं लेना चाहती है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर घर के सभी लोग इसके लिए अफसोस व्यक्त कर रहे होंगे। कितने आराम से इसे सभी की सहानुभूति मिल गई। अभी भी रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे यह इसका कोई प्लान हो। अब इस बेवकूफ इंसान को कौन बताए कि दाल तो इसने ही गिराई थी, ना तो इसमें किसी की सहानुभूति लेने वाली बात कहां से आ गई। अगर इतना ही इसे डर था तो इसे उसके ऊपर दाल गिरानी ही नहीं चाहिए थी। ना ही यह जलती और ना ही इसे किसी की सहानुभूति लेने की जरूरत पड़ती। अरे यार, सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रुद्र पूरा पागल हो गया है। वह अपने बदला लेने के चक्कर में पूरी तरह से पागल बन चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही उसे अक्ल आने वाली है। वहीं मन्नत को अभी तक होश नहीं आया था, जिस वजह से दादाजी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी तरह 2 घंटे और बीत जाते हैं। अब तक दादाजी भी रुद्र के कमरे में आ चुके थे क्योंकि डॉक्टर के जाने के बाद दादाजी बिल्कुल भी मन्नत हुआ अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। पता नहीं वह पागल लड़का फिर मन्नत के साथ क्या कर दे। अभी वह बेहोश है, होश में होगी तो दादाजी को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह इस वक्त बेहोश थी और कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे। वैसे भी उनका पोता पूरी तरह से पागल हो चुका है। इस वक्त उन्हें रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दादाजी ने रुद्र से कई बार पूछा कि तुमने ये जानबूझकर किया है, पर रुद्र बराबर मना करता रहा, जिस वजह से दादाजी भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे।
वहीं रुद्र रूम से चला गया था। वैसे भी उसे उस लड़की को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वह अपने काम के लिए निकल गया था। तभी 2 घंटे बाद मन्नत को होश आता है तो अपने सामने दादाजी को देखती है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। तब दादाजी उसकी ओर देख रहे थे। मन्नत को वैसे तो दादाजी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में पहुंचाने वाले वही थे। वो ऐसे कैसे उन्हें माफ कर दे। उसे इस वक्त खुद के ऊपर तरस नहीं आ रहा था, बल्कि दादाजी के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे ऐसे पागल लड़के के साथ उसकी शादी करवा सकते हैं। उसने पहले ही प्रस्ताव रखा था कि वह उनके बेटे की सुरक्षा ऐसे ही कर लेगी। उसे जरूरत नहीं है उससे शादी करने की, लेकिन दादाजी ने उसे जबरदस्ती जिद किया, जिस वजह से वह इस अजीब से रिश्ते में बंध गई है। लेकिन क्या उसे अब इस रिश्ते में और रहना चाहिए? ये सब सोचते हुए वह दादाजी की ओर देखती है और फिर एक फीकी सी मुस्कान देते हुए बोलती है, क्या आपको लगता है कि मुझे अभी इस रिश्ते में और रहना चाहिए? वही दादाजी जैसे ही मन्नत के मुंह से यह बात सुनते हैं तो उनका दिल हक से रह जाता है। जिस बात का उन्हें डर था वही बात हो रही थी। आखिर में इस नालायक लड़के की वजह से वह इतनी प्यारी लड़की को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, और फिर इस नालायक को इससे बेहतर लड़की पूरी जिंदगी में नहीं मिलने वाली है। वह क्या करें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मन्नत जब उन्हें इतना खामोश देखती है तो वह फिर से बोलती है, दादाजी मुझे लगता है कि आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है मेरे पास कितने सारे काम होते हैं। मैं इस तरह से बंद होकर एक कमरे में नहीं रह सकती हूँ। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि जब मैं अपने काम को अंजाम दूंगी। इसलिए आप मुझे उस बंधन से आजाद कर दीजिए जिसे बांधकर यहाँ रखा हुआ है। वही दादाजी मन्नत की ओर देखते हुए बोलते हैं कि मैं मानता हूँ मेरे पोते का रवैया तुम्हारे साथ बहुत ही खराब है, और खराब क्या कहूँ, बहुत ही बुरा है। वह जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, यकीन मानना जिस दिन उसे तुम्हारी हकीकत पता चलेगी वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी मन्नत बोलती है, मुझे उसके पछतावे से कोई मतलब नहीं है। मैं उसका पछतावा लेकर क्या करूंगी? लेकिन मेरे काम जो रुके पड़े हैं उसका मैं क्या करूं? तभी दादाजी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, देखो मन्नत बेटा, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम कम से कम 2 महीने तक तो इस रिश्ते में रहोगी। प्लीज मेरी खातिर बस 2 महीने इस रिश्ते को निभा लो। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं कहूंगा आगे तुम इस रिश्ते में रहना चाहो या ना रहना चाहो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करूंगा। वही बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ता देखकर मन्नत को अच्छा नहीं लगता। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने बहुत ही धीरे आवाज में बोलती है, बस करिए दादाजी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ठीक है, मैं आपकी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन ठीक 2 महीने, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। वही दादाजी उसकी बातों को सुनकर बोलते हैं कि ठीक है, तुम बस इतने दिनों के लिए ही रुको। तभी मन्नत कहती है कि वह लोग आ गए हैं। मुझे मेरे आदमियों से पता चला है कभी भी रुद्र के ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए आप उसे थोड़ा सावधान करें। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा हाथ जख्मी हो चुका है। इसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इस सिचुएशन में मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जितना हो सके आप उसकी सिक्योरिटी का अच्छे से बंदोबस्त कर दीजिए। वैसे भी मेरे आदमी उसे हर वक्त फॉलो कर रहे हैं। वह बिना किसी के नजर में आए हुए उसकी सुरक्षा करेंगे। फिर भी कहा नहीं जा सकता है दुश्मन कितना ताकतवर है। यह अंदाजा तो तभी लगेगा जब एक दूसरे का आमना सामना होगा। दादाजी भी उसकी बातों को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि अब तक तो उन्हें पता चल गया था सामने वाला दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह से 2 बार उस पर अटैक हुआ था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर मन्नत ने उनकी हेल्प ना की होती तो शायद ही वह लोग जिंदा होते। वही दादाजी अपनी बातें करके कुछ देर बाद उस रूम से चले जाते हैं।
थोड़ी देर बाद वह अपने स्टडी रूम में बैठे थे और अपनी आंखें बंद की उस दिन को याद कर रहे थे जिस दिन उन पर एक खतरनाक हमला हुआ था। वह लोग अपने दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। वहां से उनकी सारी फैमिली एक साथ लौट रही थी। रुद्र किसी काम की वजह से पहले ही निकल चुका था इसलिए वह उनके साथ नहीं था और वहीं अक्षत और कार्तिक, खुशी और उनके माम डैड और दादा दादी, ये पूरी फैमिली एक साथ अपने विला की ओर आ रही थी। उनकी गाड़ियों का काफिला सड़क पर तेजी से चला आ रहा था। तभी अचानक से आगे की 2 गाड़ियां जिसमें बॉडीगार्ड थे और पीछे की 2 गाड़ियां जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, वह अचानक ही एक बम के धमाके के साथ आसमान में उड़ती हुई नजर आती है। धमाका इतनी जोरदार था कि उसका झटका बीच की गाड़ियों को भी लगता है। एक पल के लिए सभी खौफ से भर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी। अचानक से इस तरह अटैक होने पर उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वहीं अक्षत और कार्तिक और खुश ने जल्दी जल्दी अपना बंदूक निकाल लिया था। वहीं विजय जी और राजीव जी, उन लोगों ने भी अपने अपने बंदूक निकाल लिए थे। इस वक्त राजीव जी और उनकी पत्नी और खुशी एक गाड़ी में थे। वहीं एक गाड़ी में विजय जी और उनकी पत्नी और कुश बैठे हुए थे और एक गाड़ी में कार्तिक और अक्षत बैठे हुए थे। वह गाड़ी में दादाजी और दादी जी भी मौजूद थे। ये तीनों गाड़ियां बीच में चल रही थी और सिक्योरिटी गार्ड की 2 गाड़ियां आगे और 2 गाड़ियां पीछे चल रही थी जो बम के धमाके से पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसके एक एक पुर्जे हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आग की लपटों में वह पूरी गाड़ी जल रही थी। वह नजारा बहुत ही भयानक था। वहीं किसी का बॉडी पार्ट आकर सामने की गाड़ी के शीशे में जोर से लगता है जिससे उस शीशे में पूरी तरह खून ही खून फैल जाता है। उस गाड़ी में खुशी बैठी थी जिस वजह से उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। वह डर से कांपने लगती है। वह इतना ज्यादा डर गई थी कि वह अपनी जगह पर ही बेहोश हो गई थी। वहीं अब उन लोगों पर फायरिंग होना शुरू हो गया था। उनकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, लेकिन फिर भी फायरिंग इतनी ज्यादा थी जिससे गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने लोहे की रॉड उठाकर उनकी गाड़ियों पर मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब गाड़ी के शीशे भी चिटक चुके थे और अब बस उनके टुकड़े टुकड़े होकर बिखरना ही बाकी था। वह लोग बार बार उस पर अटैक कर रहे थे। इस वक्त सभी को लगा कि अब वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकते हैं और यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हैं। गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी अचानक से एक गोली आकर अक्षत के बाहों को छूती हुई निकल जाती है, जिससे अक्षत की जोरदार चीख निकल जाती है। लेकिन शुक्र ये था कि गोली साइड से निकल गई जिससे अक्षत को थोड़ी ही चोट लगी थी। वहीं कार्तिक जैसे ही ये देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन लोगों पर। वह तुरंत ही हेल्प के लिए मैसेज भेज देता है और जल्दी से अक्षत के बाहों को एक कपड़े से बांध देता है जिससे खून ज्यादा ना निकले। अब कार्तिक बोलता है कि हमें बाहर निकलकर इन लोगों से लड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अंदर सभी महिलाओं की जान खतरे में आ जाएगी। हमें इन्हें बाहर रोकना होगा। इतना कहकर वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। वहीं वह लोग भी सामने से फायरिंग कर रहे थे, जिस वजह से बचना मुश्किल हो रहा था। अब अक्षत भी नहीं रुकता। वहीं कुछ विजय जी और राजीव जी भी अपनी अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वह बाहर नहीं निकले तो ये लोग बार बार गाड़ी पर अटैक करेंगे, जिससे उनके बीवी और बच्चे को कोई नुकसान हो सकता था। वह ऐसा नहीं कर सकते थे, इस वजह से वह भी अब बिना रुके बाहर निकलकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह लोग इतना ज्यादा तैयारी से नहीं आए थे, जिस वजह से उनके बंदूक की गोलियां जल्दी ही खत्म हो जाती है और वह लोग उन लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस वक्त सभी लोगों को निकालकर बीच में रखा गया था। महिलाएं तो पहले ही डर के मारे बेहोश हो गई थी और जो कोई नहीं हुई थी वह उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह बाद में बेहोश हो गई।
अब सारे जीन्स को एक घेरा बनाकर बीच में खड़ा कर दिया गया था और सारे लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। वहीं उनका बॉस जोर जोर से हंस रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आज उसने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह से मास्क लगा रखा था। तभी वह गुस्से में बोलता है, अमरेंद्र सिंघानिया, बहुत जी ली तूने जिंदगी। वैसे इस बूढ़ी हड्डी में बहुत दम था, लेकिन आज क्या हुआ? आज तेरी हड्डियां काम नहीं कर रही हैं क्या? क्या तू अपनी फैमिली वालों को नहीं बचाएगा? वैसे तूने जितने पाप किए हैं उसका घड़ा भर चुका है। अब तेरी बारी है। पापियों को एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है। वही दादाजी को कुछ समझ नहीं आता कि यह कौन है और क्यों इस तरह से बोल रहा है। दादाजी गुस्से में बोलते हैं, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ भी चाहिए तो वह सीधे सीधे बोलो। इस तरह से हमें और हमारी फैमिली को परेशान करके तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तभी वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वह लीडर बोलता है कि माहे, जो मांगूंगा वह तुम दे सकते हो। अगर तुम उसे दे दोगे तो ठीक है। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं सबको छोड़ दूंगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादाजी बोलते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हें जितनी कीमत लेनी है तुम अपनी कीमत बोलो। वही वह व्यक्ति दादाजी की बातों को सुनकर फिर से हंसने लगता है और बोलता है, कीमत? हाँ, कीमत वो तो चाहिए ही। आखिर में तुम्हें भी तो पता चले कि मौत का दर्द कैसा होता है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी घूरकर उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी वह बोलता है कि ठीक है, तुमने मेरे बाप को मारा था, उसके बदले में अब तुम अपनी जान मुझे दे दो, और मेरे भाई को मारा था, उसके बदले में तुम्हारे बच्चों की जान मैं ले लूं, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा और यही तुम्हारी कीमत है बाकी के फैमिली वालों को बचाने की। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारी फैमिली को जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन अगर तुमने मना किया तो याद रखना, मैं यहाँ सबकी लाशें बिछा दूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी अमरेंद्र जी अपने दिमाग पे जोर डालने लगते हैं कि इसका बाप कौन हो सकता है और इसका भाई कौन हो सकता है। उन्होंने किसे मारा है और मरवाया है। उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे बिजनेस राइवल आए जो उनकी जान लेना चाहते थे, तो जाहिर सी बात था उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने भी वही किया जो वह उसके साथ करना चाहते थे। और अब ये किसका बेटा है, उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह नया दुश्मन कहां से पैदा हो गया। तभी विजय जी गुस्से से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह बोलने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ते हैं। दूसरे ही क्षण उनके हाथों में जोरदार वार किया जाता है, जिस वजह से उन्हें इतना तेज दर्द होता है मानो उनका हाथ टूट गया हो। वह दर्द से कराने लगते हैं। वहीं अब वह लोग आगे बढ़कर उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। फिलहाल इस समय वह लोग बंदूक नहीं चला रहे थे, लेकिन उनके हाथों में लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक थे, जिससे वह लोग उन पर अटैक कर रहे थे। आज उन लोगों ने तो सोच ही लिया था कि यह उनका अंतिम दिन है। सभी के आंखों में बेबसी झलक रही थी, उनकी पूरी उम्मीद टूट चुकी थी। वही अभी तक रुद्र की टीम वहां तक नहीं पहुंची थी। वैसे तो रुद्र को मैसेज मिल चुका था, लेकिन वह लोग काफी दूर थे, जिस वजह से उन लोगों को वहां पहुंचने में टाइम लग रहा था और शायद जब तक वह वहां पहुंचेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक से वहां बंदूक की गोलियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर एक पल के लिए सभी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई खड़ा था। इस वक्त रुद्र, कुश और अक्षत के चेहरे पर बहुत ही बेबसी झलक रही थी, क्योंकि उन लोगों के हाथों को बांध रखा गया था, जिससे वह लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं विजय जी के हाथों को तोड़ ही दिया गया था और राजीव जी के हाथों को भी बांधा गया था। उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उनकी बीवी और उनकी प्यारी सी बच्ची अगर इनके हाथ लग गई तो उनके साथ क्या करेंगे।
ये लोग ये सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। तभी उस गोलियों की आवाज को सुनकर वह सब लोग उस ओर देखते हैं तो वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। तभी गुंडों का जो नेता था वह अपनी तेज आवाज में बोलता है, कौन है बे वहां? और इस तरह से गोली चलाकर क्या दिखाना चाहता है? चुपचाप बाहर निकल वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। उसकी बातों को सुनकर वह परछाई धीरे धीरे कर बाहर आती है। इस वक्त उसने सर से पांव तक लॉन्ग कोट पहना था। उसका चेहरा पूरी तरह से मास्क में ढका हुआ था, जिससे ये देखने में पता नहीं चल रहा था कि वह लड़की है या लड़का है। वह अपने धीरे धीरे कदमों से अंधेरे से रोशनी में आता है, जिसे देखकर गुंडों का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तू छोटा बच्चा, तू यहाँ क्या करने आया है? जा घर जा, रात बहुत हो गई है वरना तुझे कोई चोर चुरा ले जाएगा। चल भाग। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसे एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, मेरे 3 गिनते तक अगर तुम लोग यहाँ से गायब नहीं हुए तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। उसकी आवाज किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह थी, लेकिन उसके आवाज में बहुत ही ज्यादा रोब झलक रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह इंसान किसी पावरफुल बैकग्राउंड से जरूर होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जो ताकतवर होगा। लेकिन तभी वह गुंडों का लीडर हंसते हुए बोलता है, अरे बच्चे, मजाक अपने उम्र के लोगों से किया जाता है, बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं किया जाता है, और हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, इसलिए जाओ, शांति से चले जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं। जाओ, जाकर खेलो कूदो और पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हारी उम्र भी खेलने कूदने की है और पढ़ने लिखने की, तो वही काम करो, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तभी वह बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। इतना बोलकर वह अपनी गिनती चालू कर देता है। वहीं उसे इस तरह गिनता हुआ देखकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि यह छोटा सा पिद्दा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर वह लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह 1 की गिनती खत्म करता है, इसी के साथ जोरदार शूट करने की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी वह लोग देखते हैं कि उनके सामने खड़े 2 आदमी जमीन पर लुढ़क कर गिर चुके थे, जिसे अभी उसी बच्चे ने गोली मारी थी। ये देखकर वह लीडर गुस्से से तमतमा जाता है। वह गुस्से में उसकी ओर झपट्टा मारता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे आदमियों को मार दिया। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता और उस पर अटैक करता, सामने वाले शख्स ने बहुत ही फुर्ती के साथ उस पर काउंटर अटैक कर दिया, और अब उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो गई। धीरे धीरे कर उस लीडर ने अपने लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया, जहां अब 20 से 25 लोग, जो देखने में बॉडी बिल्डर लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा खूंखार, वहीं वह बच्ची बीच में अकेले। ये सारा नजारा देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वही दादाजी मन ही मन बोल रहे, हे भगवान, ये नन्हा सा बच्चा आकर इन लोगों के बीच क्यों फंस गया? क्यों हम लोगों की जान बचाना चाहता है? आखिर में कौन है? वही अक्षत और कुश और कार्तिक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है जो उनकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। आखिर में ये कौन हो सकता है? लेकिन वह हैरान तो तब हो जाते हैं जब वह शख्स उन सभी पर भारी पड़ने लगता है। वह इतने ज्यादा फुर्ती से उन लोगों से लड़ रहा था, जैसे मानो कोई एक्सपर्ट हो। उसके मूव बहुत ही फुर्तीले थे, जिस वजह से वह लोग उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। बस 5 मिनट के अंदर उसने वहां सबको मार गिराया था। उन लोगों के अंदर तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि उससे कुछ बोल सके। वहीं उस गुंडों के लीडर का हाल तो बेहाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। उसका बना बनाया प्लान इस छोटे से बच्चे ने आकर पूरा चौपट कर दिया। आखिर में ये कौन है?
वही उसे फाइटिंग करते देखकर बहुत ही आश्चर्य में था। आज तक उसने इतनी बेमिसाल फाइटिंग कभी किसी की नहीं देखी थी। वह भी एक बेस्ट फाइटर था, पर शायद वह भी इसे लड़े तो हार जाएगा। उन लोगों के हाथों में हथियार थे, इसके बावजूद वह बिना डरे उसे लड़ रहे थे। तभी अचानक से अक्षत ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और उसका मुंह तो इतना खुल जाता है मानो उसमें दो एंड एक साथ चले जाएंगे। अब अक्षत को पता चल चुका था कि उसके सामने रहा शख्स एक लड़की है। जी हाँ, क्योंकि लड़ते वक्त अचानक से उसका मास्क निकल गया था, उसका चेहरा दूसरी ओर था, इस वजह से किसी ने उसे नहीं देखा था। लेकिन अक्षत जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, उसके थोड़ा से पलटने पर उसने देख लिया था कि यह एक लड़की है। बस अब क्या था, अब उसे उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लगती है। लेकिन तभी दादाजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बच्चा आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बाकी खड़े लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये शख्स कौन है और इसकी पहचान क्या है। वही वो और कोई नहीं मन्नत थी, जो अपने किसी काम से उधर से गुजर रही थी। और जब उसने देखा कि कैसे वह लोग उन लोगों को जान से मारने वाले हैं, तो उससे रहा नहीं गया और वह उनकी हेल्प करने के लिए चली आई थी। पर उसे क्या पता था, उसकी यही हेल्प एक दिन उसके जान के दुश्मन बन बैठेगी और दादाजी उसके पीछे पड़ जाएंगे। वही दादाजी किसी तरह उससे उसका कांटेक्ट नंबर लेते हैं। इस वक्त उनके आंखों में बहुत ही ज्यादा खुशी थी। वही अब तक वहां खड़े लोगों को यह नहीं पता था कि यह लड़का है कि लड़की है। थोड़ी ही देर में मन्नत वहां से पीछे मुड़कर जाने लगती है। वह जैसे जैसे दूर जा रही थी, अक्षत का दिल तो मानो टूटकर बिखर रहा था। बेचारे को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, वह भी ऐसे हाथ से चली गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था, वह इस लड़की के बारे में जरूर पता लगाएगा और इसे अपना बना लेगा। उसने बस थोड़ी सी ही झलक देखी थी, लेकिन फिर भी वह कह सकता था कि वह लड़की खूबसूरती की मिसाल थी। शायद ही उस खूबसूरत इस दुनिया में कोई हो। उसने बस एक धुंधली सी झलक ही देखी थी जो उसके आंखों में बस चुकी थी, और तब से अक्षत आज तक उसे ढूंढ रहा था। वही कुछ दिनों बाद दादाजी ने डिसाइड किया था, वह इस बच्चे को अपने रुद्र का बॉडीगार्ड बना देंगे। यही सब सोकर वह उसके दिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर से उसे तक पहुंच जाते हैं और वह उसे अपने बेटे का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देते हैं। उसके बदले में उन्होंने एक बड़ा अमाउंट रखा था। लेकिन तभी मन्नत उनसे कहती है कि आज तक कभी कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जिसकी मैं बॉडीगार्ड बानो। अचानक से मन्नत को लड़कियों की तरह बोलता देखकर दादाजी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह एक लड़की थी और वह बेवकूफों की तरह उसे लड़का समझ रहे थे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये लड़की है तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छा है। वैसे भी उन्हें तो कभी कभी शक होता है कि उनका पोता कहीं गए तो नहीं है। अब जब कोई लड़की उसके साथ रहेगी तो वह खुद ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से वह मन्नत को और ज्यादा अमाउंट देने की पेशकश कहते हैं। लेकिन तभी मन्नत रहती है कि देश विदेश के मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, वह सब उसके आगे झुकते हैं। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके आगे खड़े होने की भी हिम्मत कर सके। और आप मुझे अपना पोते का बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं? आपका पोता कहीं का राजा महाराजा है क्या जो मैं उसकी बॉडीगार्ड बनूं? आप गलत जगह पर आ गए हैं, इसलिए यहाँ से चले जाए। मन्नत के लफ्ज बहुत ही तीखे थे, फिर भी दादाजी को बुरा नहीं लगता है। वह तो उसे किसी तरह मानकर ही मानेंगे। वही बार बार दादाजी के परेशान करने पर मन्नत उन्हें अपना रियल नाम बता देती है और वह कौन है ये भी बता देती है, क्योंकि दादाजी से मिलने से पहले मन्नत ने उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, जिससे उसे पता चल गया था कि यह उनके दादा के दोस्त हैं और इसे उसे कोई खतरा नहीं है। बल्कि उनके दादा ने मन्नत से कहा था कि वह किसी भी सिचुएशन में इस व्यक्ति की हेल्प ले सकती है और यह उनकी पूरी मदद भी करेंगे। जैसे ही दादाजी को पता चलता है कि मन्नत कौन है, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। दादाजी को अपने बोले गए शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वह क्या कहकर मन्नत से आगे बात करें। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें मन्नत के बारे में सब कुछ पता था और मन्नत के दादाजी ने इसे कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी पोती की सुरक्षा के लिए भी कहा था, जिस वजह से उन्हें पता था कि मन्नत यहाँ मिस्टीरियस तरीके से रह रही है, यहाँ उसकी पहचान कोई नहीं जानता है। इस बात का फायदा उठाकर दादाजी ने उसके आगे ये शर्त रख दी थी।
फ्लैशबैक एंड। तभी अचानक से दादी जी दादाजी को आवाज देती हैं, जिसे दादाजी अपने होश में वापस आते हैं। वहीं उन्हें इस तरह सोचते हुए देखकर दादी माँ उनसे पूछती हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि आप बच्चों को जबरदस्ती रिश्तों में बांध कर रखे हैं? आप खुद ही देख सकते हैं, जब से वह लड़की इस घर में आई है, रुद्र कितना ज्यादा चिड़ा रहता है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। और ऊपर से आपने उसे लड़की की सिचुएशन देखी है, रुद्र उसे टॉर्चर कर रहा है, वह कितनी खामोश और शांत रहती है। इतना सब कुछ रुद्र के करने पर भी वह कुछ बोलती नहीं है। यह आपकी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है इन दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए? वही अहिल्या जी की बातों को सुनकर दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और वह अहिल्या की पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आपको क्या पता है? जब आप कुछ नहीं जानती हैं तो इस बारे में ना बोला कीजिए। वही उनके इस तरह चिल्लाने से अहिल्या की बहुत ज्यादा आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। आखिर में वह ऐसा क्या बोल दी थी जिसे अमरेंद्र जी उन पर गुस्सा कर रहे थे? वह जो बोल रही थी सही तो बोल रही थी। अब दादी जी को भी उन पर गुस्सा आने लगता है, वह भी गुस्से में बोलते हैं, आखिर में तुम क्या चाहते हो? इस तरह किसी भी लड़की को उठाकर हमारे घर की बहू बना दिया है, और जब रुद्र नहीं चाहता है तो तुम उसे जबरदस्ती रिश्ते में बांध रहे हो। आखिर में तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें आप सब कुछ सच सच मुझे बताना होगा, वरना मैं किसी भी कीमत पर रुद्र और उसे लड़की का तलाक जरूर करवा दूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। वहीं अहिल्या जी की बातों को सुनकर अब दादाजी का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दादाजी अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देंगे, या फिर अभी भी वह मन्नत के दिए वचन को निभाते रहेंगे? और क्या होगा जब अहिल्या की रुद्र का तलाक मन्नत से करवा देगी? और आपको क्या लगता है, क्या इस हादसे के बाद रुद्र मन्नत को परेशान करना छोड़ देगा, या फिर अभी यह शुरुआत है, आगे मन्नत को और भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूले। और यार, आप लोग बोलते हैं कि बड़ा एपिसोड 2 पर इतना ही लिखने में शाम हो जाती है और एडिट करके अपलोड करते तक में तो रात के 10 बजे बज जाते हैं। दूसरे एपिसोड का तो नंबर ही नहीं आता। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे एपिसोड को भी थोड़ा थोड़ा कर दे सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे सभी लिसनर को बाय बाय।